देखिए आप लोगों का जो ज्योग्राफी बुक है वह 2 पार्ट में दिया हुआ है। एक में तो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है और उसके बाद अगला में जो दिया है गया है वह डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन दिया गया है ना। जो आपका दूसरा में दिया गया है वह है आपदा प्रबंधन। अब सुनिएगा इसको क्या करना है। आपदा प्रबंधन ना हर संडे को 2 घंटा आपदा प्रबंधन चलेगा और उसके बाद नॉर्मल डे जो है जैसे संडे मंडे ऐसे जो डे चल रहा है वो उस दिन को हम लोग ज्योग्राफी चलेंगे, जो ज्योग्राफी का मेन सिलेबस है। ठीक है, इससे एग्री हैं आप ना। आपदा प्रबंधन हम संडे को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए आपका ये जो पार्ट ए है ये आपके बुक में पार्ट ए के नाम से दिया हुआ है, यानी 2 पार्ट में बांटा है। ये है पार्ट बी, ठीक है ना। एक ख है और एक क है, ये 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में यानी चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर में, ज्योग्राफी वाली बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, ये चीज के बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला जो है इसमें पढ़ेंगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। तीसरा जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग के बारे में, निर्माण उद्योग के बारे में। चौथा जो है आपका चौथा चैप्टर इसमें हो जाएगा परिवहन संचार एवं व्यापार, परिवहन संचार व्यापार। और उसके बाद जो आपका हो जाएगा पांचवा बिहार कृषि एवं वन संसाधन। और उसके बाद अंतिम में हम लोग मानचित्र यानी कि मैप के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा सभी चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर जो होगा आपका वह संसाधन के बारे में होगा ना, जो भी रिसोर्सेज है उसके बारे में आपका पहला चैप्टर होगा इसमें। और उसके बाद उसका कैसे उपयोग करना है, क्या उपयोग करना है ना, किस तरह से उपयोग किया जाए उसके बारे में आप पढ़िएगा इसको, तो आपको बहुत बेटर तरीका समझ आएगा। इसके बाद अगर अगला हम लोग पढ़ेंगे तो वह पढ़ेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। और कृषि के बारे में आप लोगों को हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर उस चीज़ को आप रिवीजन भी करके आइएगा तो आपको समझ आएगा। उसके बाद निर्माण उद्योग, जितना निर्माण करने वाला उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद परिवहन, यानी जो भी परिवहन है, जैसे हम पीछे भी आप लोगों को बताए थे कि सबसे कॉस्टली जो परिवहन का मार्ग है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह एयरवे होता है। और सबसे चीप यानी सबसे सस्ता अगर माना जाता है तो वह वाटरवे माना जाता है, यानी जहाज से जो सामान आते हैं वो सस्ता पड़ता है। और सबसे अगर बात करें आसानी से पहुंचने वाला और हर जगह पहुंचने वाला तो वह होता है रोडवेज ना, रोडवेज होता है। यानी रोड ऐसा संसाधन, रोड जो है वह ऐसा एक परिवहन का साधन है जो हर छोटा से छोटा जगह पहुंच जाता है ना। अगर एक तरह से बात करें तो फिर एक रेलवेज होता है, वो भी परिवहन का संसाधन है। और उसके बाद संचार, जो भी संचार के तौर तरीके हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर जो होगा आपका बिहार के बारे में होगा, स्पेशली बिहार का कृषि और उसका वन संसाधन यानी उसका जंगल के क्या स्थिति है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अंतिम रूप से जो है हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस मानचित्र में इन सभी चीजों का, जैसे जो संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े रहेंगे, उन मानचित्र को देखने का काम करेंगे। क्योंकि हमको लग रहा है कि ऐसा होगा कि अगर हम एक मानचित्र बनाएंगे, अगर हम एक मैप आप लोगों के सामने बनाएंगे, अगर इतना कुछ आप लोग पढ़े होंगे तो सभी कुछ को एक मैप के सहारे रिलेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। एक मैप के सहारे सभी कुछ को रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इतना जो है आप इतना इसमें ज्योग्राफी में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग पूछिएगा जरूर, ठीक है। देखिए अगर कोई लोग आ रहे हैं बाहर से तो उन्हें इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कम से कम आके शांति से बैठ जाए, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छा इंसान वही होता है जो बिना डिस्टर्ब किए हुए अपना काम कर ले, ठीक है ना। अब देखिए उधर आके सबको डिस्टर्ब करके रखी है, क्या हुआ भाई आपको? जहां जगह मिलता है बैठ जाइए। आप लोग 6 बजे ही घर से निकल जाइए ना, क्या दिक्कत है? 2-4 महीना कष्ट कर लीजिए, फिर टाइम बदल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा।
हो जाइए इधर। चलिए आइएगा, अब जो है हम इसमें संसाधन भारत संसाधन एवं उपयोग ना, जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम इसमें ये चैप्टर से ही आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि इसमें भारत के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, उसका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन जो होते हैं उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी संसाधन को किस तरह से विभाजित किया जाए, संसाधन का किस तरह से प्लानिंग किया जाए और संसाधन को किस तरह से संरक्षण किया जाए, ये सभी चीज़ जो है अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ये आपका यूनिट 1 का पार्ट ए, यानी आपका जो भारत संसाधन और उपयोग है, इसका जो पार्ट 1 है ये समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहला चीज हम संसाधन के बारे में बात करना चाहेंगे आप लोगों के सामने कि संसाधन क्या है, जिसको कहा जाता है रिसोर्सेज। संसाधन क्या है? देखिएगा, संसाधन का अगर हम बात करें मेनली, तो संसाधन उन सभी चीजों को आप कह सकते हैं जो इंसान के उपयोग में काम आता है, जो देश के विकास के उपयोग में काम आता है ना, वो सभी चीज संसाधन है। यानी कि अगर हम संसाधन का एक डिफिनेशन दें तो उसको कहेंगे कि ऐसी साधन जो इंसान अपने ज़रूरत के लिए उसे यूज करता है और तकनीकी के मदद से उसे और ही इंसान के उपयुक्त बनाया जा सकता है, वह एक संसाधन है। इस तरह से संसाधन को हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर संसाधन में मेन चीज़ क्या ध्यान रखने वाली बात होती है, तो वह इंसानी उपयोग के लायक हो, यह जो है संसाधन है ना। ये मेन चीज आपको संसाधन में ध्यान रखनी है। अब बात यहाँ पे है कि अब हम एक और बात आपको बोले हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए वह कारगर हो, देश के डेवलपमेंट में वह मदद करे या फिर नेसेसरी हो, जरूरी हो। उस स्थिति में तो आप बताइए कि यहाँ पे आपके दिमाग में संसाधन शब्द से ये आता होगा कि संसाधन ऐसी है जो खनिज है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये संसाधन है। आपका बात सही है, संसाधन वो भी है, लेकिन क्या इंसान का जो श्रम है, इंसान का जो दिमाग है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है या कोई भी इंसान है जो अपने देश के विकास में किसी न किसी तरह से अपना योगदान दे रहा है, वह एक संसाधन नहीं है? वो भी संसाधन है। समझ गए? वो भी संसाधन है। यानी कि जो देश के डेवलपमेंट में भी मदद करता है वो संसाधन है। जैसे इंसान भी एक संसाधन है। इंसान जो है वह भी एक संसाधन है। जानवर है वह भी एक संसाधन है, क्योंकि जानवर को हम बहुत विभिन्न तरीके से यूज करते हैं। जैसे कोई जानवर से दूध प्राप्त करने का काम करते हैं, तो कोई जानवर से हम श्रम लेने का काम करते हैं, कोई जानवर से हम, पहले के लोग जो है खेतों में हल का काम किया करते थे, तो किसी जानवर से परिवहन का काम किया जाता था, इन सभी का काम किया जाता था। तो बस यही चीज़ है संसाधन। तो एक जो है वह विचारक थे, यानी कि एक जो है भूगोलविद थे, उनका जिम्मरमैन नाम था। उन्होंने इसी बात से कहा था कि देखिए, जब इस तरह की उन्होंने अध्ययन किया संसाधन पे, उससे पहले जो है संसाधन को लोग एक तरह से इंसानी उपयोग की वस्तु ही समझते थे, इंसान को खुद संसाधन नहीं मानते थे ना। वो लगता था कि इंसान जो है संसाधन नहीं बल्कि संसाधन का विदोहन करने वाला है, संसाधन को लॉस करता है, संसाधन का यूज करता है। लेकिन जिम्मरमैन ने जब इन सभी बातों पर सोचा तो उन्होंने एक बात कहा कि देखिए, अब हमें लग रहा है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ठीक है ना, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। कैसे? अगर एक सच में आपके देश के लिए कोई ऐसा युवा हो जो काफ़ी होनहार हो, या मान लीजिए कि आपका देश का जो यंग पीढ़ी है, वह ये यंग पीढ़ी काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी तेज तरार है, पढ़ने में अच्छा है, वह देश को बहुत आगे ले जाएगा, देश को बहुत आगे ले जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संसाधन क्रिएट हो रहा है, संसाधन बन रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये चीज हो गया। अब बात ये है कि संसाधन का इस तरह से तो बहुत काफी विस्तृत, यानी कि बहुत काफी हाई अमाउंट में उसका एरिया हो गया ना। अब क्या क्या संसाधन को किस आधार पर क्लासिफाई किया जाए ना, किस आधार पर संसाधन को विभाजित किया जाए, ये सबसे बड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ पर तो अब अगर हम इसमें मानव भी शामिल कर दिए और उसके बाद जो है मानव का उपयोग का भी शामिल कर दिए, तो हमें तो कुछ ऐसा चीज नहीं दिखाई दे रहा है कुछ चीजों को छोड़कर जो मानव का उपयोग का नहीं हो ना। ये तो बहुत बृहद पैमाना हो गया, बहुत वाइड इसका एरिया हो गया ना, कि कौन कौन सा किस किस एरिया में आएगा। तो इसके लिए संसाधनों का वर्गीकरण किया गया।
संसाधनों का वर्गीकरण किया गया कि कौन संसाधन जीव है, कौन संसाधन निर्जीव है, कौन संसाधन उपयोग की दृष्टि से देखेंगे, किस संसाधन को जो है वह भविष्य की दृष्टि से देखेंगे। इन सभी चीज़ों को देख करके इसको, और किस संसाधन को आप जो है स्वामित्व की दृष्टि से देखेंगे, इन सभी संसाधन को क्लासिफाई कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है ना। तो आपने संसाधन को समझा क्या? संसाधन जो है वह देश के लिए विकास का एक काम करता है और उसके साथ जो है इंसान के लिए उपयोग होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है जिमरमैन के कथन के अकॉर्डिंग संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी जितना ज़्यादा इंसान जो है उसको मेहनत करेगा उतना ही संसाधन को बेहतरीन बना पाएगा। अब चलिए अगर इसी का एग्जाम्पल देखा जाए तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका प्रूफ करने के लिए जैसे हवाएं जो है वह आज से नहीं, जब से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई तब से हवाएं चल रही है ना, तब से वाटर है ना, यानी कि सब कुछ तब से है। ठीक, लेकिन किसी को संसाधन के बारे में पता नहीं था। अगर संसाधन के बारे में पता भी था तो उसका यूज नहीं हो पा रहा था, वो जो है यूजलेस हो जा रहा था। लेकिन कैसे पता चला? जब तकनीक आया, इंसानों ने अपना दिमाग लगाया। यानी यहाँ पर एक पल के लिए हम मान ही सकते हैं कि इंसान अपना दिमाग लगा करके संसाधन को बना सकता है। जैसे अगर हम हवा का बात करें तो हवा में आ जाएगा एक पवन ऊर्जा हवा में आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ये सभी जो है भविष्य के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी भविष्य की संसाधन के अंतर्गत आते हैं जो भविष्य में यूज किया जा सकता है इसे। ठीक है ना। और उसी का हम बात करेंगे तो जल ऊर्जा जो होता है इन सभी चीजों को, क्या आप बात इतना समझ रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि पवन ऊर्जा, जैसे आज क्या है पवन यानी कि जो ऊपर में आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे एक लगा हुआ होता है पंखी टाइप का, बहुत धीरे धीरे चलता है ना, लेकिन उसके अंदर जो है सिंक्रोनाइज मोटर लगा रहता है। यानी इधर आपको देखेगा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अंदर में जो वह टरबाइन को चलाएगा ना, वह बहुत हाई स्पीड में टरबाइन को चलाएगा, जिसकी वजह से 5 किलोवाट 10 किलोवाट अभी जो है हम लोग पवन ऊर्जा को अगर कहा जाए तो कैपेबल अमाउंट में डेवलप नहीं पाए हैं ना। इसका मेन वजह है कि अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे पास जो है पवन ऊर्जा के सिवा मेन विकल्प हमारे पास है, लेकिन अल्टरनेट विकल्प के रूप में, वैकल्पिक विकल्प के रूप में, यानी ऑप्शन के रूप में हमारे पास ऑप्शन है पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सौर ऊर्जा, जो कि अब धीरे धीरे प्रचलित होने लगा है। सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट घरों में लग रहा है। अब तो कितना घरों में है कि लोग बाहर के जो लाइन आ रहा है, सप्लाई जो लाइन दे रहा है पावर हाउस वाला, उस पर अपना डिपेंडेंट खो चुके हैं, यानी उस पर अपना निर्भरता हटा चुके हैं। अब उनके लिए अगर आ गया तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनके लिए घर में बैटरी है, सौर ऊर्जा लगा हुआ है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और उनके घर के लिए डेली का जितना बिजली चाहिए वो जो है सौर ऊर्जा वह बना लेता है। उसके बाद वह बैटरी में स्टोर करके रात में फिर एनर्जी के रूप में देता है। ऐसे होता है। इसके बाद जल ऊर्जा का बात करें, जल ऊर्जा का कुछ उपयोग हो भी रहा है, और जहाँ पे कहीं कहीं बांधें बनाई गई हैं वहाँ पे जल ऊर्जा का उपयोग नहीं भी हो रहा है। यानी इसको भी हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ थी पहले, लेकिन क्या बात यहां पे था कि इनका उपयोग जो है उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने लगा। यानी कि इस बात से ये प्रूफ हो जाए कि देखिए संसाधन होते नहीं बनते हैं ना, संसाधन होते नहीं। अब यहां पे बोला गया संसाधन होते नहीं, इसका मतलब एकदम नहीं होते। ये कोयला, ये पेट्रोलियम, इसके सेंस में ये चीज़ लागू नहीं होगा, लेकिन बहुत सेंस में ऐसा भी है कि संसाधन सही में बनते हैं, संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन को बनाया जाता है। किस तरह से? अगर यदि ऐसा ही होता कि संसाधन ही डेवलपमेंट का मार्ग होता तो फिर जापान हमारे से ज़्यादा डेवलप है। कैसे? वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? वहाँ पे मानव संसाधन सबसे ज़्यादा कैपेबल है। वहाँ का जो मानव संसाधन है, यानी ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1945 में एटॉमिक हमला होने के बाद भी, परमाणु बम का हमला होने के बाद भी जापान हमारे से आगे है, उससे तो पीछे हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है? वहाँ का युवा पीढ़ी जो है, वहाँ का जो लोग हैं मेहनती हैं और वह अपने आप को एक रिसोर्सेज समझ रहे हैं। और जब कोई किसी को रिसोर्सेज समझता है तो उसको संचित करता है और उसका इस्तेमाल भी सही तरीका से करता है ना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि आप जो है पेट्रोल को रिसोर्सेज समझते हैं ना, एलपीजी को रिसोर्सेज समझते हैं ना, अपने उपयोग के लिए बहुत जरूरी चीज़ समझते हैं, इसीलिए उसका इस्तेमाल। ऐसा तो नहीं है गैस जला के छोड़ देते हैं, नहीं। जैसे ही अगर आपको खाना बनाने में थोड़ी सी देरी है, आप गैस को तुरंत बंद कर देंगे। अगर ऐसी ही गाड़ी कहीं ले जा रहे हैं, गाड़ी अगर कहीं आपको 5 मिनट खड़ी हो तो इस तरह से नहीं होता है कि आप जो है उसको चाबी ऑन, गाड़ी चालू है, ऐसे ही छोड़े हुए हैं, उसको बंद कर देंगे ताकि हमारा तेल का बचत हो। ऐसे ही अगर क्या हुआ, काहे पैर रख रहा है जी? अरे तो काहे, क्या जरूरत है? जहां पे बैठना है वहां पे पैर क्या रखना है? इसके बाद आगे देखिएगा, आगे आप यहां पर देखिएगा कि इसी तरह से अगर मानव भी अपने संसाधन का उपयोग